प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एमए सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो आज मैं वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मेरा सब्जेक्ट है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और उसमें मेरा आज का जो टॉपिक रहेगा उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है, इनके क्या उद्देश्य होते हैं, इनकी स्थापना कब की गई और ये अध्यापकों के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम संचालित करती है, उन सारे कार्यक्रमों के बारे में मैं आज विस्तार पूर्वक इनके बारे में बताऊंगा। पहले मैंने शिक्षा के अभिकरणों के बारे में अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत जो भी अभिकरण अध्यापकों के लिए कार्य कर रहे हैं उन अभिकरणों पर प्रकाश डाला था। आज उनके अंतर्गत ही मैं उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान का जो कार्यक्रम है उसको बताने के लिए आज वीडियो लेकर के आया हूं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नई नई तकनीकी, नई नई नवाचार, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, शिक्षकों के लिए कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए अनुसंधान, शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पकालीन कार्यक्रम, दीर्घकालीन कार्यक्रम और सेवारत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए एवं प्रशिक्षकों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम कौन कौन से चलाए जाए एवं समय समय पर मार्गदर्शन देना, ये सारी जो प्रक्रिया है वो IASE से संबंधित है। उच्च अध्ययन शिक्षण के लिए कार्य करती है, अध्यापकों की योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहती है। इसलिए हम कई प्रकार के कार्यक्रम इसके अंतर्गत संचालित किए जाते हैं। उनके अंतर्गत हम उन कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं, विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपने नवाचारों को नया आयाम देते हुए सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ों के अंतर्गत इन सारी संस्थान कार्य करती है। उसके अंतर्गत आज हम उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान की जो स्थापना है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारे 1986 में बनाई गई थी, उसके अंतर्गत जो शिक्षा में गुणात्मक जो सुधार है कि किस प्रकार से लाया जा सकता है, उनके लिए गुणात्मक सुधार हेतु अनुशंसा की गई कि राज्य में IASE की स्थापना की जाए, जिसमें हमने राजस्थान में 1987-88 में इनकी स्थापना की गई, ताकि शिक्षकों को उच्च अध्ययन के लिए कहीं जाना नहीं पड़े, उसी राज्य में वो अध्ययन कर सके और अपनी योग्यता को बढ़ा सके और नए नवाचारों को सीख सके और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर प्रशिक्षण ले सके। इन सारी प्रक्रियाओं के लिए ये IASE कार्य करती है। अब हम बात करें कि राज्य में कौन कौन सी ऐसी जो संस्थाएं हैं जो IASE के लिए कार्य करती है, वो कौन कौन से हैं, जिसमें हमें 4 प्रकार के जो यहाँ पर IASE बताई गई है, जिसमें 2 सरकारी IASE है, 2 अनुदानित IASE के बारे में बताया गया है। पहले सरकारी IASE के बारे में अगर हम बात करें तो राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर जो हमारे कार्यक्रम जो चलाती है, उसके अंतर्गत हमें कई प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो सरकारी स्तर पर ये कार्य करती है। सरकारी अनुदान सरकार के द्वारा ही ये पूर्ण रूप से चलाया जाता है और सरकार का उपक्रम ये माना जाता है। इसलिए राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर में इसकी स्थापना की गई।
दूसरी हम बात करें सरकारी आईएएसी की, तो राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, जो शिक्षा संस्थान जो अजमेर में कार्य करती है, ये भी सरकारी उपक्रम के अंतर्गत आती है। वो भी सरकारी कार्यक्रम स्थापित करते हैं, ये भी उन कार्यक्रमों के अंतर्गत बताया गया। तीसरी हम आईएएसी की बात करें तो विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान उदयपुर। विद्या भवन, हमारी विद्या भवन शिक्षण संस्थान है जो उदयपुर में स्थापित है, वो अनुदानित है, सरकार के द्वारा अनुदान इसमें दिया जाता है। उसके अनुसार ये कार्य करती है, शिक्षकों के लिए कार्य करके उच्च अध्ययन के लिए कार्य करती है। तो विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान उदयपुर में कार्यरत है, ये भी कई प्रकार के कार्यक्रम संचालित करती है। अगला है गांधी विद्या मंदिर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान सरदार शहर में भी गांधी विद्या मंदिर जो उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है वो भी अनुदानित है, सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त संस्था है। इसके द्वारा भी अध्यापकों के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें कई प्रकार से अध्यापक अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके उच्च अध्ययन कर सकते हैं। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर में कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम उन्नयन के लिए अध्यापकों के लिए चलाए जा रहे हैं, ताकि समय समय पर वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें, शिक्षकों की समस्याओं को वो दूर कर सके, शिक्षकों के जो कार्यक्रम जो पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम का निर्धारण कर सके, किस प्रकार के बीएड कार्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम रखना चाहिए वो निर्धारण कर सके, और आगे के लिए एमएड, एमफिल, पीएचडी के लिए कौन सा कार्यक्रम अपनाना चाहिए, ये भी कार्यक्रम इनके द्वारा अपनाए जाते। ये राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो आईएएसी का मुख्य उद्देश्य होता है कि अध्यापकों को उच्च अध्ययन के लिए प्रेरित करना, अध्यापकों को उच्च अध्ययन के लिए आगे बढ़ाना, अध्यापकों को उच्च अध्ययन के लिए आगे बढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना, ये आईएएसी का कार्य होता है, इनके उद्देश्य होते हैं। इसलिए हमने ये कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के बारे में बताया था। अब दूसरी जो कार्यक्रम जो मैंने संस्था बताई है, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्था अजमेर में भी इसकी स्थापना की गई है। ये भी अध्यापकों के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाती है। कई प्रकार के ऐसे पाठ्यक्रम जो सेवा से पूर्व और सेवारत स्थितियों में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, उनके द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और अन्य उच्च डिग्री के लिए भी कई प्रकार के कार्यक्रम चलाती है। ये अजमेर के द्वारा कई प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जो सरकारी स्तर पर ये कार्यक्रम माने जाते हैं, सरकारी योजनाओं के अनुसार संचालित किए जाते हैं। विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान उदयपुर, जो कि सरकार के द्वारा अनुदानित संस्था होती है, सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है, उसके अनुसार ये संस्था कार्य करती है। अध्यापकों को समय समय पर विभिन्न प्रकार के नवाचारों के बारे में, प्रशिक्षण के बारे में, विभिन्न प्रकार के दीर्घकालीन अल्पकालीन प्रशिक्षण उनके द्वारा स्थापित किए जाते हैं, ताकि अध्यापक उनमें प्रशिक्षण लेकर के नए नवाचारों को सीख सके, नए पाठ्यक्रम का ज्ञान प्राप्त कर सके, और शैक्षिक कठिनाइयों को उसके अंतर्गत दूर कर सके, और अपने शिक्षा में अच्छी उन्नति कर सके, उन्नयन कर सके। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत विद्या भवन भी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान कार्य करती है, अध्यापकों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। ये संस्था भी इनके महत्वपूर्ण स्थानों में मानी गई है। गांधी विद्या मंदिर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, जो कि सरदार शहर में स्थित है, ये भी शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों को बहुत से कार्यक्रम करवाती है, जिसके अंतर्गत हमें बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कोर्सेज संचालित करती है। उन कोर्सेज के अंतर्गत सरकार के द्वारा उन अध्यापकों में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे जाते हैं, और सरकार के द्वारा ऐसी संस्थानों को अनुदान दिया जाता है, अनुदान के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। अध्यापकों को उसी हिसाब से जो भी योग्यताधारी अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है, और नियुक्ति जो अध्यापक होते हैं, प्रशिक्षक जो अध्यापक होंगे, उनके द्वारा उस पाठ्यक्रम को संचालित किया जाता है, उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। अध्यापक उन ट्रेनिंग में भाग लेकर के अपना प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ये सारे कार्य उन जो संस्था है उनके अंतर्गत संपन्न किए जाते हैं। इसलिए मैंने बहुत महत्वपूर्ण जो आपकी जो संस्था है उनके बारे में आज मैंने आपको बताया है, और आपने इनको गहनता से सुना होगा कि हमारी 4 प्रकार की संस्थाएं जो है उसमें मैंने ज्ञान देने के लिए और समझाने का प्रयास किया है। अगर हम बात करें उद्देश्यों की, अगर हम उच्च अध्ययन शिक्षा
संस्थान के उद्देश्यों की बात करें तो कई उद्देश्यों के बारे में भी हम समझ सकते हैं, उन उद्देश्यों को भी हम जान सकते हैं। तो पहला हमारा उद्देश्य है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्देश देना। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो हमारे हैं डाइट के अंतर्गत जो कार्यक्रम आते उनको निर्देश भी समय समय पर दिया जाता है। ऐसे संस्थानों के द्वारा हम कई प्रकार के कार्यक्रम चला सकते हैं, अध्यापकों के उन्नयन के लिए कार्यक्रम चला सकते हैं। कब कौन सा कोर्सेज में किस प्रकार से हम कार्यक्रम को स्थापित किया जाए, कौन सा पाठ्यक्रम हमें रखना चाहिए, किस प्रकार से समय समय पर निरीक्षण रखा जाए, किस प्रकार की उनकी जांच की जाए और कौन सी ट्रेनिंग कितने समय पर दी जाए, ये सारे कार्यक्रम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्देश देने का कार्य उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान करती है। ऐसे उद्देश्यों को मानते हुए जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कार्य करती है ताकि जिले में शिक्षा की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके। अगले अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो पूर्व सेवा शिक्षा पाठ्यक्रम को संगठित करना। पूर्व सेवा शिक्षा से पूर्व कई प्रकार की ट्रेनिंग भी हमें दी जाती है, बीएड की ट्रेनिंग, एसटीसी की ट्रेनिंग या अन्य कोई कोर्सेज की जो शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम चलते हैं जिसके अंतर्गत भी हम पूर्व सेवा शिक्षण के अंतर्गत शिक्षा के अंतर्गत कई प्रकार के कार्यक्रम को संगठित कर सकते हैं। तो ये भी उच्च शिक्षा संस्थान के अंतर्गत आती है कि हम ऐसे कार्यक्रमों को संगठित करें ताकि विद्यार्थी प्रशिक्षणार्थी उनमें प्रवेश लेकर के अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सके और अपने प्रशिक्षण को पूरा कर सके, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कौशलों को सीख सके, उन कौशलों के अंतर्गत वो दक्षता हासिल कर सके, दक्षता हासिल करते हुए और अच्छा अध्यापक बन सके। इस प्रकार के ज्ञान के लिए हमें कई प्रकार के पूर्व सेवा शिक्षा पाठ्यक्रम को संगठित करना अति आवश्यक हो जाता है कि शिक्षकों को तैयार करने के लिए हमें पहले ही पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए कि कौन सा पाठ्यक्रम कब संचालित किया जाए और कैसे इसको संचालित करने की रूपरेखा तैयार की जाए, उसमें कौन सी विषय वस्तु समाहित की जाए। ऐसे कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार का पाठ्यक्रम संगठित करना इनका कार्य हो जाता है, इनके उद्देश्य हो जाता है उच्च अध्ययन शिक्षण व्यवस्था। तीसरा अगर हम बात करें तो सेवारत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षकों को पाठ्यक्रम चलाने का कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत किया जाता है कि सेवारत जो अध्यापक है जो सेवा में चले गए वो प्राथमिक स्तर पर हो या माध्यमिक स्तर पर हो, ऐसे शिक्षक प्रशिक्षकों को पाठ्यक्रम चलाना अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि अध्यापकों को तैयार किया जाता है लेकिन प्रशिक्षक जो उनको एमटी के रूप में पढ़ाते हैं, प्रशिक्षणार्थियों को पढ़ाते हैं, तो मास्टर और ट्रेनर के रूप में पढ़ाते हैं, उनके लिए प्रशिक्षकों के लिए भी कई प्रकार के उच्च कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि उनमें वो दक्षता हासिल कर सके और प्रभावी तरीके से और शिक्षण कार्य अच्छा किया जा सके। ऐसे कार्यक्रमों के बारे में भी प्रशिक्षक उनको ट्रेनिंगों में बताते हैं। इसलिए सेवारत स्थिति में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उन प्रशिक्षणों के द्वारा वो कार्यक्रम का संचालन किया जाता है, उस पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है ताकि उस पाठ्यक्रम के अनुसार वो शिक्षक उनमें भाग ले सके। विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रमों में भाग लेते हुए 2 दिवसीय 7 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेते हुए अपना पाठ्यक्रम को कई प्रकार के नवाचारों को सीख सके, ये भी कार्यक्रम उनके द्वारा संपन्न किया जाता है। तो कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के द्वारा चलाए जाते हैं, ये भी उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों और प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों को संगठित करना भी इनका कार्य हो जाता है। प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक हैं और प्रशिक्षक है उनको तैयार करने के लिए हमें शिक्षा कार्यक्रमों को संगठन करना अति आवश्यक हो जाता है कि ऐसे कार्यक्रमों को अपनाएं ताकि प्राथमिक स्तर पर हमें अच्छे प्रशिक्षक अच्छे टीचर मिल सके। उन टीचरों के लिए उन प्रशिक्षकों के लिए हम कार्यक्रम निर्धारण करें, ऐसे कार्यक्रम बनाएं ताकि वो प्राथमिक स्तर पर टीचर और प्रशिक्षणों में भाग लें और अच्छे प्रशिक्षक वो बन सके, अच्छे गुण हासिल हो सके, उनका उन्नयन हो सके, शिक्षा का बढ़ावा मिल सके। ऐसे कार्यक्रम कई प्रकार के सरकार के निर्देशानुसार दिशा निर्देशन के अनुसार रखे जाते, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार विभिन्न प्रकार के शिक्षा नीतियों के बनाते हुए उनके नीतियों को मानते हुए कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम रखे जाते हैं ताकि उन कार्यक्रमों को विभिन्न स्तरों पर चला करके हम इन प्रशिक्षकों को तैयार कर सकते हैं और कार्यक्रमों का संगठन कर सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के लिए भी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान कार्य करती है, उनके उद्देश्य माने गए, उन उद्देश्यों के मुताबिक हम टीचरों को तैयार करते हैं ताकि टीचरों में उन कार्यक्रमों को सीखने का
अभ्यास हो और सीख करके वो विद्यालय में अच्छा संचालन कर सके, ऐसी आशा हम टीचरों से इन कार्यक्रमों के अंतर्गत रखते हैं। अगला हम उद्देश्य की अगर बात करें तो शिक्षा में बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी के कार्यक्रम चला। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है उनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उन कार्यक्रम के अंतर्गत हमें बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी का कार्यक्रम चलाया जाता है। जैसे कई प्रकार के जो सेवा से पूर्व हमारे जो बीएड के कार्यक्रम है वो भी चलाए जाते हैं और सेवा के बाद भी बीएड के कार्यक्रम कई विश्वविद्यालय के द्वारा चलाए जाते हैं। उनमें भी कई प्रकार के उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के द्वारा जो सेवारत अध्यापक है, सेवा में चले गए लेकिन उन्होंने बीएड नहीं कर रखा है, तो उन बीएड को प्रशिक्षण देने के लिए हम कई प्रकार के कार्य करते हैं। क्योंकि हमारे जो राज्य में कई प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार के महाविद्यालय खुले हुए हैं, उन महाविद्यालयों से अधिक और उच्च डिग्री प्रदान करने का कार्यक्रम भी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान करती है। जैसे एमफिल और पीएचडी का कार्यक्रम भी वो निर्धारित करती है। उन कार्यक्रम के अंतर्गत हम कई प्रकार के उच्च डिग्री प्राप्त करते हुए इन कार्यक्रमों के अंतर्गत हम कई प्रकार की योग्यता को बढ़ा सकते हैं और योग्यता को बढ़ाते हुए हम अच्छे अध्यापक बन सकते हैं, अच्छी योग्यता हासिल कर सकते हैं। ये कार्यक्रम भी हमें सेवा से पूर्व और सेवा के बाद भी हमें कार्यक्रम अपनाए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में अध्यापक भाग लेकर के प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी डिग्री को बना सकता है और शिक्षा में उन्नयन कर सकता है। अब कोई अध्यापक विभिन्न संस्थानों से जो आईएएससी जो है उनके अंतर्गत कई प्रकार के जो एमफिल और पीएचडी करना चाहे, वो अध्यापक वहाँ पर प्रवेश लेते हैं और विभिन्न प्रकार के बीच बीच में उनके कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम जो कि कई प्रकार के खुले विश्वविद्यालय के द्वारा, कई प्रकार के उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों के द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि वो अध्यापक सेवा में रहते हुए इन कार्यक्रमों को कर सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के लिए चलाने का उत्तरदायित्व इन संस्थानों का हो जाता है ताकि अध्यापकों को उन्नयन किया जा सके और प्राध्यापकों को उन्नयन किया जा सके, प्रधानाध्यापकों को उन्नयन किया जा सके। ऐसे कार्यक्रमों को चलाना अति आवश्यक हो जाता है। अगला है शिक्षक शिक्षा में मार्गदर्शक कार्यक्रम का संचालन करना। शिक्षक शिक्षा में मार्गदर्शक कार्यक्रम का संचालन करने का कार्य भी हमारे उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान का हो जाता है कि शिक्षक शिक्षा में मार्गदर्शन कार्यक्रमों का संचालन करें। कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रमों का निर्धारण करें ताकि मार्गदर्शन दे सके, विभिन्न प्रकार की दिशा हम प्रदान कर सकते हैं। उन मार्गदर्शनों को प्राप्त करके कार्यक्रमों का संचालन हम करें तो अध्यापकों में एक अच्छे जो कई प्रकार के कार्यक्रमों की दक्षता हासिल होगी और उन कार्यक्रमों के अंतर्गत वो सीखने का अवसर उनको मिलेगा और सीखने के अवसर के अंतर्गत वो बच्चों को भी ठीक प्रकार से शिक्षा दे पाएगा। इन कार्यक्रमों में वो भाग लेकर के कई प्रकार के कार्यक्रमों में सीख सकता है। तो समय समय पर शिक्षक को मार्गदर्शन का कार्यक्रम भी जो समय और परिस्थिति के अनुसार जो हमारे जो कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, उन कार्यक्रमों का संचालन का कार्य भी इनका होता है कि समय समय पर ऐसे प्रशिक्षण आयोजित किए जाए जिसमें ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण, शीतकालीन प्रशिक्षण या जो अध्यापकों को छुट्टियों में ऐसे कार्यक्रम रखे जाएं ताकि वो समय पर उनको मार्गदर्शन दे सके और मार्गदर्शन को कोई बाधित न हो और कई प्रकार के दिशा निर्देश उनको मिलते हुए अपने उन्नयन को शिक्षा में कर सके। ऐसे कार्यक्रमों का निर्धारण करना, ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्यों का निर्धारण करना भी आईएएससी का कार्यक्रम हो जाता है कि आईएएससी एक कार्यक्रम इनको निर्धारित करते हुए कई प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति इस टीचर में करता है। प्रधानाध्यापक सेवारत शिक्षक के लिए अनुसंधान और प्रयोगात्मक कार्य। प्रधानाध्यापक जो भी हमारे प्रधानाध्यापक होते हैं और सेवारत शिक्षक होते हैं उनके लिए अनुसंधान का कार्य, अनुसंधान रिसर्च का कार्यक्रम, खोज का कार्यक्रम वो अनुसंधान करें। जो भी हमारे प्रधानाध्यापक हैं या टीचर हैं, प्रधानाध्यापक हैं या टीचर हैं जो सेवा में हैं, सेवा में चले गए, नौकरियां कर रहे हैं, उनके लिए अनुसंधान का कार्यक्रम भी आईएएससी के द्वारा किया जाता है और प्रयोगात्मक कार्य भी आईएएससी के द्वारा किए जाते हैं। समय समय पर प्रयोग किए जाते हैं। कई प्रकार के तकनीकी का ज्ञान भी उनको दिया जाता है, प्रौद्योगिकी का ज्ञान भी उनको दिया जाता है। इन सारी चीज़ों के अनुसंधान के लिए आईएएससी कार्य करती है। उनके उद्देश्य इसके अंतर्गत माने गए हैं कि अध्यापक को अनुसंधान करते रहना चाहिए।
शिक्षा में अपनी उन्नयन करते रहना चाहिए, अपनी प्रोग्रेस करते रहना चाहिए, अपनी उन्नति करते रहना चाहिए, अपनी डिग्री को व्यवसाय को बढ़ाते रहना चाहिए। इन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हमें अनुसंधान की आवश्यकता है। शिक्षा में अनुसंधान तभी हम करेंगे जब हमें योग्यता हो। शिक्षा में खोज हम तभी तथ्यों को तभी इकट्ठा करेंगे जब हमें तथ्य इकट्ठे करने की जानकारी हो। तभी हम तथ्यों को किस विधि से हम इकट्ठा करें, कौन से उस विधि के अंतर्गत हम प्रश्नावली के अनुसार आंकड़ों को इकट्ठा करें, या कौन से जो हमारे जो टूल्स बताए गए हैं या उपकरण हमारे हैं उनके अनुसार हम कैसे डेटा कलेक्शन करें, ये सब अनुसंधान के अंतर्गत आता है। तो अध्यापकों को, प्रधान अध्यापकों को इनके लिए प्रायोगिक कार्य के लिए व अनुसंधान के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम IAC के द्वारा चलाए जाते हैं। समय समय पर उनमें वो प्रवेश लें और अपना अनुसंधान करें और प्रयोगात्मक कार्य में भाग लें, तो हमें कई प्रकार के कार्यक्रमों में सीखने को मिलता है और अपने नवाचार को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहता है। हम नवाचारों को हम सीख सकते हैं और अपने शिक्षण व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। ये भी कार्यक्रम अध्यापक के लिए उच्च शिक्षण संस्थान के उद्देश्यों के अंतर्गत रखा गया। अगर हम उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान की अगर बात करें तो शिक्षण सामग्री बनाने के लिए भी कई प्रकार के कार्यक्रम इस संस्था करती है, जिसमें प्रश्न बैंक, प्रश्नों के जो बनाना, उसके लिए प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए हमें इन चीज़ों के लिए भी प्रेरित करती है। अध्यापक किस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण करें, उस प्रकार किस प्रकार हम उसके उत्तर कुंजी बना सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न बैंकों का कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत रखा जाता है, सिखाया जाता है। ऐसे उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए और कई प्रकार से अध्यापकों को ऐसी चीजें प्रेषित की जाती ताकि अध्यापक किसी कार्य में कमजोरी महसूस नहीं करे और अपने कार्य पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक कर सके। तो प्रश्न बैंक का निर्माण करने के लिए हमें इनके लिए बता दें। यूनिट प्लान, किस प्रकार हम पाठ्य योजना के अनुसार यूनिट प्लान बनाए। अगर हम पाठ्य योजना हम पढ़ा रहे हैं, छात्रों को कोई पाठ्य योजना हमने बनाई है अध्यापक ने, तो उसका यूनिट प्लान कैसे बनाए, हम इकाइयों में किस प्रकार से उसको विभक्त करें, कितनी इकाइयों में उस पाठ को बांटें ताकि हम यूनिट प्लान उसका बना सकें। ऐसे कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत बताए जाते हैं ताकि अध्यापक इन कार्यक्रम को सीख सके। शिक्षक संदर्भ का कार्य भी इनके अंतर्गत दिया जाता है, जिसमें कई प्रकार के ऐसे बुकलेटों का निर्माण, जिसमें नियम को पढ़ करके कई प्रकार के उन कार्यक्रम को सीख सकते हैं। कौन कौन से पहले से ही पुस्तक में कई कार्यक्रम रखे जाते हैं, उनको सीख करके उन कार्यक्रमों का संपादन कर सकता है। नवाचार कार्यक्रम, नए कार्यक्रमों के अनुसार भी कई प्रकार के नवाचार कार्यक्रमों के अंतर्गत भी हमें कई प्रकार के सीखने का अवसर मिलता है कि नई नई कार्यक्रम नवाचार के अंतर्गत आते हैं, जो कि समय और परिस्थिति के अनुसार हमें नवाचार कार्यक्रम को सीखना पड़ता है कि कौन से नवाचारों का प्रयोग कब किया जाए, कौन से नवाचारों को आज आवश्यकता है, कौन से तकनीकी कार्यक्रम से हम आगे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नई नई शिक्षा में शोध होते रहते हैं, उन शोधों के आधार पर नवाचार कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, उन इंस्ट्रूमेंट को चलाना जानना चाहिए, उन सारे प्रयोग करते हुए उन कार्यक्रम को अवगत होना चाहिए ताकि हम नवाचार कार्यक्रम से अवगत होकर के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये भी कार्यक्रम उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के द्वारा बताए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम रखे जाते हैं ताकि अध्यापक समय समय पर उसमें भाग ले सके, प्रशिक्षणार्थी समय समय पर भाग ले सके और इन कार्यक्रमों को सीख सके। छात्र बुक बैंक किट इत्यादि तैयार करना, छात्रों के लिए बुक बैंक किट इत्यादि तैयार करने के लिए भी हमें इसमें सिखाते हैं किस प्रकार बुक बैंक किट तैयार की जाती है, कैसे बुक बैंक क्या होती है, बुक बैंक के बारे में उनको बताया जाता है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर जो बालक होते हैं उनके बुक बैंक की सुविधा मिलती है, उनको कैसे किट तैयार की जाती है, कितनी किताबें उनमें शामिल की जाए, कितनी किताबें दी जाए और बुक बैंक के क्या नियम होते हैं, इन सारी चीज़ों की बातों के बारे में भी इसके द्वारा बताया जाता है। तो ये सारी जो तैयारी है अध्यापक को, क्योंकि अध्यापक में कई प्रकार के प्राथमिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक स्तर पर ऐसे कार्यक्रम रखे नहीं जाते, लेकिन आज के युग में इनकी आवश्यकता विद्यार्थियों के लिए भी, अध्यापकों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनको सिखाना अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि समय परिस्थिति के अनुसार कई बालक किताब खरीदने में असमर्थ होते हैं, तो बुक बैंक से हम किस प्रकार से उनको सहायता
दिला सकते, किस प्रकार से किट तैयार कर सकते, किस प्रकार हम किट तैयार करके पहले से ही उनमें किताबें रख करके छात्रों को दे सकते हैं। ये सारी व्यवस्था, ये सारी जो कार्यक्रम उनके द्वारा रखे जाते हैं, ऐसे कार्यक्रम उनके द्वारा सिखाए जाते हैं। तो उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के कई ऐसे उद्देश्य होते हैं जो अध्यापक को सिखाए जाते हैं, उनको प्राप्त हम कर सकते हैं। अब निर्धारित योग्यता के अनुसार स्टाफ की नियुक्ति। निर्धारित योग्यता जो कि सरकार के द्वारा, मानकों के द्वारा कई प्रकार की योग्यता निर्धारित की जाती है, उन योग्यताओं के अनुसार हम अध्यापकों की नियुक्ति इसमें करते हैं, स्टाफ की नियुक्ति हम करते हैं। उन स्टाफ की नियुक्ति में योग्यताधारी स्टाफ होना चाहिए, सरकार के नियम के अनुसार वो होना चाहिए, योग्यताधारी होना चाहिए, तब हम उनको योग्यता उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान में नियुक्ति देते हैं और नियुक्ति पर रखते हैं। उन प्राध्यापकों को रखते हैं जिनकी योग्यता पूर्ण होती है। ऐसी निर्धारित योग्यता के अनुसार स्टाफ की नियुक्ति इनमें की जाती है। ये सरकार के नियम के अनुसार कई प्रकार के कितने प्राध्यापक कितनी यूनिट पर हमें रखने हैं, कितने कार्यक्रम के अनुसार कौन सा कार्यक्रम में कौन कौन से स्टाफ की योग्यता होनी चाहिए, उन कितनी योग्यता उनमें होनी चाहिए, कितने वर्ष का अनुभव उनको होना चाहिए, ये सारे जो भी नियम और जो है सरकार के दिशा निर्देशन के अनुसार जो भी कार्यक्रम है उनके द्वारा रखे जाते हैं और स्टाफ की नियुक्ति की जाती है। ऐसे कार्यक्रमों के अंतर्गत भी कई प्रकार की हमें जो बातें बताई जाती हैं ताकि हम उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के उद्देश्यों के अंतर्गत इन बातों को सीख सके और जान सके कि अध्यापकों में कितनी योग्यता, कौन सी योग्यता और कौन से अध्यापकों को कितना वेतन, कितने वेतन की योग्यता के अनुसार दिया जाए, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत भी सिखाई जाए। अब IASC के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का अगर हम बात करें कि संचालन 2 प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें है अल्पकालीन कार्यक्रम और दीर्घकालीन। अल्पकालीन कार्यक्रम और दीर्घकालीन कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो अल्पकालीन कार्यक्रम अध्यापकों के लिए 2 से 3 दिन की अवधि के लिए लगाए जाते हैं। 2 से 3 दिन की अवधि के लिए अल्पकालीन कार्यक्रम रखे जाते हैं ताकि अध्यापक का समय खराब न है। 2-3 दिन में जो सेवारत अध्यापक है उन कार्यक्रम में भाग ले सके। अल्पकालीन कालिक कार्यक्रम में भाग लेकर के विभिन्न प्रकार से 2-3 दिन की अवधि में अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कई प्रकार के ऐसे नए प्रशिक्षण के माध्यम से कई बातों को सिखाई जाती है। उन बातों को सीख करके अध्यापक अपने विद्यालय में जाकर के उन अध्यापकों को जो ट्रेनिंग लेकर के आए उनको वो सिखा दे। ऐसे कार्यक्रम उनके द्वारा रखे जाते हैं। तो 2 से 3 दिन की अवधि के जो अध्यापकों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम है वो रखा जाता है, जिसके अंतर्गत अल्पकालीन कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम आते हैं। जो कम समय के लिए प्रशिक्षण रखा जाता है, ऐसी अवधि के कार्यक्रमों को अल्पकालिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। दीर्घकालिक कार्यक्रम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो दीर्घकालिक कार्यक्रम ज़्यादा समय के लिए निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें 4 सप्ताह की अवधि रखी जाती है। 4 सप्ताह की अवधि के अंतर्गत शिक्षकों के उन्नयन हेतु कार्यक्रम रखे जाते हैं कि 4 सप्ताह के अंतर्गत अध्यापक उन कार्यक्रमों को सीख सके। कई प्रकार के शिक्षा के नवाचारों के बारे में, विधि और प्रविधि के बारे में, युक्तियों के बारे में, कई प्रकार के नियमों कानूनों के बारे में, मार्गदर्शन के बारे में, अनुसंधान के बारे में, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। तो ये कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम अध्यापकों को उन्नयन के लिए कार्यक्रम करते, बढ़ावा के लिए कार्यक्रम करते, अध्यापकों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते। तो दीर्घकालीन कार्यक्रम के प्रशिक्षण के अंतर्गत कई प्रकार के 4 सप्ताह के कार्यक्रम की अवधि भी रखी जाती है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों में उन्नयन हेतु कार्यक्रम किया जाता है कि अध्यापक जो उनमें आगे बढ़ सके, अच्छी डिग्री प्राप्त कर सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते, अपनी समस्याओं को उसमें दूर कर सकते। प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया जाता है, प्रोजेक्ट बना सके। ऐसे कई प्रकार के जो कार्यक्रम दीर्घकालीन कार्यक्रम के जो ज़्यादा समय के लिए रखे जाते हैं, तो ज़्यादा समय के लिए 2 या 2 से अधिक दिनों के लिए रखे जाते हैं, तो 4 सप्ताह के लिए, 15 दिन के लिए कार्यक्रम रखे जाते हैं, वो दीर्घकालिक कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो 2 प्रकार के जो IASC के आयोजित कार्यक्रमों के संचालन के लिए बात की थी, उन कार्यक्रमों के संचालन में IASC द्वारा आयोजित कार्यक्रम, अल्पकालिक कार्यक्रम और दीर्घकालीन कार्यक्रम के बारे में मैंने आपको बताया था। तो कई प्रकार की जानकारी इसके अंतर्गत मैंने देने का प्रयास किया है। अगर हम बात करें
तो पूरा जो ढांचे के अनुसार या पूरा जो डायग्राम के अनुसार मैंने इनको समझाने का प्रयास किया है कि आप उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान को सरल तरीके से समझ सके, कौन कौन से इसके उद्देश्य होते हैं, क्या कार्य इनके होते हैं, किस प्रकार के कार्यक्रम उनके द्वारा चलाए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा कई प्रकार का कार्यक्रम उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के द्वारा रखा जाता है। ऐसी बातों के लिए मैंने आपको बताया, जिसके अंतर्गत हमें अगर सिद्धांतों की बात करें तो कई प्रकार के हमारे सिद्धांत भी हमारे इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अन्य जो सिद्धांत भी मैं आपको कार्यों की रूपरेखा तैयार करने में भी आईएएससी का कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना, अध्यापकों के लिए जो भी कार्यक्रम निर्धारित करते हैं, जो भी हमें कार्यक्रम रखते हैं, उनकी कार्यों की रूपरेखा कैसे तैयार किया जाता है, कितने दिन के लिए हम कार्यक्रम रखें, उसकी क्या रूपरेखा होगी, कितने अध्यापक उसमें भाग लेंगे और उसमें कौन सी विषय वस्तु के बारे में बताया जाएगा, इन सारी रूपरेखाओं के बारे में इसके अंतर्गत पहले से ही तैयार कर ली जाती है। ये सब आईएएससी के अंतर्गत आती है। तो ये सारी बातें तो सिद्धांतों में मैं बताने का प्रयास आपको कर रहा हूँ कि आप सिद्धांतों को सरल तरीके से सीख सकें। शिक्षा एक व्यावसायिक दृष्टिकोण है कि शिक्षा व्यावसायिक दृष्टिकोण से आगे बढ़े, अच्छी तरीके की शिक्षा उनको मिले, ताकि उसका जो शिक्षा का तरीका है वो ठीक प्रकार से हो सके, अच्छा कार्यक्रम उसमें निर्धारित कर सके। ऐसे व्यावसायिक जो शिक्षा उसके बारे में हमें बताना चाहिए। ऐसी जो दृष्टिकोण, अच्छा दृष्टिकोण हमें उसमें शिक्षा के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति रखना चाहिए। कभी निरस्ता की भावना शिक्षा के प्रति नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें शिक्षा के व्यवसाय को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और गुरु जब तक अपनी शिक्षा से संतुष्ट नहीं होगा, शिक्षा के व्यवसाय के दृष्टिकोण को वो अच्छी तरीके से नहीं देखेगा, इन सारी जो गुणों को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे शिक्षा एक व्यावसायिक दृष्टिकोण को हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए, अच्छी तरीके की भावना उसके अंतर्गत हमें रखनी चाहिए। ये भी इनके अंतर्गत आती है। विद्यार्थियों का राष्ट्रीय प्रगति में योगदान, अगर हम जो भी हम शिक्षा के अंतर्गत कार्यक्रम बना रहे हैं, तो विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रगति में योगदान देने के लिए भी बहुत कार्यक्रम रहता है। इसलिए हमें कई प्रकार का योगदान में इसके अंतर्गत रखा जाता है कि विद्यार्थियों को राष्ट्र की प्रगति में तैयार करें, राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए उनको तैयार करें। वो किस प्रकार के योगदान दे सकता है, ऐसी शिक्षा हम उनको प्रदान करें, ताकि अच्छा नागरिक वो बन सके और देश के जो संकट की घड़ी में उनका कार्य कर सके। ऐसी चीज़ों के बारे में भी, ऐसी बातों के बारे में भी हम कई प्रकार की उनको गुणात्मक सुधार हेतु हम उसमें योगदान दे सके, प्रगति के बारे में बता सके, किस प्रकार हम राष्ट्र की उन्नति को आगे बढ़ा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना किस प्रकार से प्रकट कर सकते, प्रेरित कर सकते, बना सकते। इन सारी चीज़ों के लिए हमें राष्ट्रीय योगदान के लिए भी विद्यार्थियों को तैयार करने की बात हम इसके अंतर्गत करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान, और प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान देने के लिए भी हम कई प्रकार का इसमें कार्यक्रम रखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान भी उनको मिलता रहे। शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत हमें सामाजिक क्षेत्र का ज्ञान, नागरिकता का गुण, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी, व्यक्तिगत अध्ययन, विभिन्न प्रकार के रोजगार परक शिक्षा, विभिन्न प्रकार के अन्य जो भी गतिविधियां हैं, नवाचार, अनुसंधान, खोज, ऐसी कई प्रकार के हमें जो कई ऐसी जो जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी है, सामाजिक ज्ञान, तो प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान देने के लिए भी हमें ऐसे सिद्धांतों को तैयार किया जाता है कि अध्यापक में हर क्षेत्र का ज्ञान, क्योंकि बालकों को हमें सर्वांगीण विकास करने की जब हम बात करते हैं तो अध्यापक में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए इन उद्देश्यों का हमारा सबसे अधिक प्रयास रहता है कि अध्यापकों को इस प्रकार से तैयार किया जाए ताकि अध्यापकों का भी सर्वांगीण विकास हो, हर चीज़ के हर नवाचार को वो सीख सके, हर प्रकार के ज्ञान को वो प्राप्त करते हुए विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर सके। ऐसी बातें भी अंतर्गत बताएंगे। रोजगार परक शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा के बारे में भी बताया गया है कि अध्यापकों को ऐसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, इस प्रकार से विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना चाहिए, इस प्रकार की ट्रेनिंग विद्यार्थियों को देनी चाहिए ताकि वो रोजगार परक हो। ये कोई जरूरी नहीं होती कि हमें शिक्षा प्राप्त करके हम अपना सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा में जाएं, अपना स्वयं का रोजगार कर सकते हैं। और सरकारी रोजगार में भी अगर जाए तो रोजगार परक, अगर हमारे जो परिवार का पेट पालन हो रहा है वो रोजगार परक शिक्षा के अंतर्गत आती है, जिससे हमें रोजगार मिल सके।
जिससे हमें परिवार का भरण पोषण कर सकते। इस प्रकार की शिक्षा के लिए, रोजगार परक शिक्षा के लिए ये सारे जो सिद्धांत है वो बताए गए। आज मैंने पूरे सिद्धांतों को डिटेल से आपको समझाया है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपने इन सिद्धांतों को सीखा होगा। एक बार पुनः मैं आपको इसका समरी के अंतर्गत मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि आज का जो हमने उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के बारे में जो डायग्राम बनाया है या उद्देश्य बनाया, उसके अंतर्गत मैंने कई उद्देश्यों को बताने का प्रयास किया। जो एक एक उद्देश्य को मैंने समझाने का प्रयास किया है और एक एक उद्देश्य को समझा करके मैंने आपको डिटेल बताया है कि अध्यापकों के उन्नयन के लिए कौन कौन से कार्यक्रम, कौन कौन से नवाचार, कौन कौन से ऐसे जो प्रशिक्षक और कौन कौन से जो अनुसंधान के लिए कार्य किए जाते हैं, वो सारी चीजें, और कहाँ कहाँ हमारे आईएससी का निर्माण राजस्थान राज्य में किया जा रहा है और कौन कौन से आईएससी है जो सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रही है और निजी क्षेत्र में कार्य कर रही है। ऐसी आईएससी के बारे में भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है और कुछ सिद्धांत भी मैंने बताए। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज का कार्यक्रम आपको बहुत अच्छी तरीके से सरल भाषा में समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।